हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो दोनों किसके नाम है? इसी के नाम है। रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। तो जैसे रेजिस्टेंस का काम होता था, रेजिस्टेंस का काम क्या होता था? टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे ही रेजिस्टिविटी का काम क्या होता है? टू फ्लो अपो टू ऐसे ही रेजिस्टिविटी का काम क्या होता है? टू अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की जो क्या करते हैं? विच अपोज करते हैं किसका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का अपोज करती है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो जैसे रेजिस्टेंस अपोज करता है, ऐसे ही क्या करता है? रेजिस्टिविटी भी क्या करती है? अपोज करते हैं। किसका अपोज करती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये किसका पार्ट होता है? ये रेजिस्टेंस का ही पार्ट होता है। रेजिस्टेंस में से ही इसको ड्राइव करते हैं, इसलिए ये भी क्या करती है? अपोज करते हैं। किसका अपोज करती है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला दिखाएंगे कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कैसे रेजिस्टेंस से हम ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है, तो सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एम एल अपॉन में एन ई स्केयर ए टाउ। ये फॉर्मूला तो हम 2-3 लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? एम एल अपॉन में एन स्केयर ए टाउ। अगर मैं एल और ए को छोड़ दूँ, यहाँ पे किसको छोड़ दूँ? एल और ए को छोड़ दूँ, तो क्या बचा यहाँ पर? एम एल अपॉन में एन ई स्केयर टाउ ए। मैंने क्या किया? इस टाउ को तो यहाँ पे लिख दिया, ए को पीछे लिख दिया, ताकि मैं एल और ए को सेपरेट कर सकूँ। अगर मैं इस एल और ए को छोड़ दूँ यहाँ पर, तो बाकी की ये टर्म बची। इस टर्म को, ये किसका पार्ट है? ये पूरा पूरा रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला, मैंने उसको रीअरेंज किया है। इसमें से आधे पार्ट को मैंने क्या लिख दिया? मैंने इस आधे पार्ट को क्या लिख दिया? यहाँ पर रो लिख दिया। और बाकी क्या बचा था? एल भी बचा था और ए भी बचा था। तो मैंने किसको लिखा है यहाँ पर कि जो रजिस्टिविटी रो है, रो को, जो रो मैंने किसकी जगह लिखा है? एम अपॉन में एन स्केयर टाउ। तो इसका मतलब रो क्या है? ये अदर कांस्टेंट है। रो यहाँ पर क्या है? अदर कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब यहाँ पे रो क्या है जो हमने रो निकाली है? रो का फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा, एम अपॉन में एन स्केयर टाउ। तो रो यहाँ पर क्या है? रो यहाँ पर रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जिसका फॉर्मूला क्या आ चुका है? एम अपॉन में एन स्केयर टाउ। और हमने किससे निकाला है? रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में ही थोड़ा सा क्या क्या एडिट किया और हमारे पास फॉर्मूला आ चुका। रेजिस्टेंस को मैंने ये लिखा और रो के लिए ये लिखा। रो को हमने ये लिखा था यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आ चुकी है? रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस का एक पार्ट है। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर रेजिस्टिविटी की यूनिट और डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट यहाँ पर क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फॉर्मूला हमारे पास क्या है? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। और रो ये रही यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी यूनिट निकालनी, क्या हो जाएगी? तो सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेंगे। ए को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, एल को इधर ले जाकर डिवाइड में कर देंगे। यहाँ पे रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आर ए अपॉन में एल। रेजिस्टेंस को किस में मापते हैं? ओम में। एरिया को किस में मापते हैं? मीटर स्क्वायर में। लेंथ को किस में मापते हैं? मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी? ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम इंटू मीटर होती है। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इंटू मीटर। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड कर सकते हैं? डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टिविटी का। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमारे पास ये रहा फॉर्मूला।
फॉर्मूला क्या है, RA/L। तो यहाँ पे हमें किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या है रेजिस्टिविटी का, RA/L है, RA/L हमने यहाँ पे लिखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे मैंने डायमेंशन फॉर्मूला पुट किया। लास्ट लेक्चर में भी हमने रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला निकाला था। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर ML² T-3 A-2। ये हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला। एरिया के लिए क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला L² होता है, अपॉन में लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, लेंथ के लिए L हो जाएगा, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, रेजिस्टिविटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा, एक L यहाँ से बचा, L² यहाँ पे था तो L³ हो जाएगा, ML³ T-3 A-2। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ML³ T-3 A-2। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी, जो कि यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यूनिट यहाँ पे क्या आई थी, ओम इंटू मीटर आई थी, और इसका डायमेंशन क्या आया था, ML³ T-3 A-2। तो ये था टॉपिक ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टिविटी, वो करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका सिंबल मैंने बताया था, सिंबल क्या होता है, रो होता है। तो कौन कौन से फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखूँगा कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। जनरल जो फॉर्मूला आया था रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, वो जनरल फॉर्मूला क्या आया था, M/N² टाउ। तो ये जनरल फॉर्मूला आया था किसका, रेजिस्टिविटी का, M/N² टाउ। तो जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, वैसे तो क्या थी, रेजिस्टिविटी की रिलेशन भी थी किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ, ρL/A। लेकिन जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टेंस का भी एग्जैक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, ML/N² टाउ A। तो रेजिस्टिविटी का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो ये होता है M/N² टाउ। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में चेक करेंगे, यहाँ पे M और E तो कांस्टेंट है। M यहाँ पर क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कितना होता है 9.11 × 10⁻³ kg। E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा N और टाउ बचा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, लेकिन हमें यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में क्या था, L और A भी था। तो रेजिस्टेंस हमेशा लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ में चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में भी इंक्रीज करेगा। एरिया को घटा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला है उसमें ना तो लेंथ है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसका मतलब रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। अगर हम लेंथ को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, एरिया को डिक्रीज करें या इंक्रीज करें, रेजिस्टिविटी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहती है। तो रेजिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी क्या, एक तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n। और साथ में रेजिस्टिविटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है नंबर डेंसिटी पे, एक डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम पे। तो यहाँ पर देखेंगे कि रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द, क्योंकि लेंथ तो है नहीं यहाँ पे फॉर्मूले में, ना एरिया है, तो डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, बट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन n पे डिपेंड करती है। और साथ में रिलैक्सेशन टाइम मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और रिलैक्सेशन टाइम।
रिलैक्सेशन, नंबर डेंसिटी और टेम्परेचर और रिलैक्सेशन टाइम इन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ मटेरियल मतलब नंबर डेंसिटी। अब कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर ज़्यादा होते हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी कम होगी। यहाँ पे क्या होगा, अगर हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अगर डिक्रीज कर जाए, अगर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या नंबर डेंसिटी डिक्रीज कर जाए तो रजिस्टिविटी क्या कर जाएगी, रजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, मतलब उसका रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। हर एक में क्या होती है, अलग अलग वैल्यू होती है। तो करंट क्या कर जाएगा, इसके लिए करंट डिक्रीज कर जाएगा। सेकंड डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम पे। अगर रिलैक्सेशन टाइम को घटा दें, रिलैक्सेशन टाइम क्यों घटा दें, रिलैक्सेशन टाइम कोल्जन टाइम है, कोल्जन टाइम कब घटेगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उनको काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो उनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने से जो कोल्जन टाइम था वो घट जाएगा, कोल्जन टाइम घट जाएगा तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और रजिस्टिविटी बढ़ेगी तो करंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो रजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करती है। और उसके साथ मैंने यहाँ पे रिलेशन दिखा दी कैसे वेरी करती है। लेकिन हमेशा पॉइंट याद रखना कि रजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। लेंथ एरिया को चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन रजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये क्या थे, फैक्टर इफेक्टिंग थे, कि फैक्टर इफेक्टिंग रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो बने रहिए स्टूडेंट्स विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।